मेरा नाम शाज़िया नवाज़ है और इस वक्त मेरी उम्र 32 साल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर की एक खुशहाल लेकिन रिवायती किस्म की फैमिली से है। मैं 4 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन हूँ। इकलौती होने के जहाँ पर बहुत से फ़ायदे होते हैं, वहाँ एक नुकसान ये भी है कि सारे भाई अपनी इकलौती बहन पर कड़ी निगाह रखते हैं और बेचारी पर बचपन से ही बेजा पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं कि ये करो वो ना करो, फुलां घर जाना है और फुलां घर की लड़कियों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी कि उनका चाल चलन दुरुस्त नहीं है। खुद अपने चाल चलन पर कभी तवज्जो नहीं करते, कभी कहते हैं कि चलते हुए उधर इधर नहीं देखना और कभी हुक्म होता है कहीं आते जाते हुए सर से दोपट्टे को उतरने नहीं देना वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि होने वाली बात होकर रहती है, यहाँ मैं आपको अजीब बात बताऊं कि मैं वक्त से बहुत पहले ही जवान हो गई थी और बहुत शुरू में ही मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ न कुछ अंदाज़ा हो गया था। इसकी वजह ये थी कि घर में एक तो सब मर्द ही थे और जो एक औरत थी वो मेरे सबसे बड़े भाई फैज़ की बीवी थी, जो अपने शौहर के साथ सोती थी, इसलिए मेरा उनके साथ सोना बहुत मुश्किल था। और मिसला ये था कि मुझे अकेले सोते हुए बहुत डर लगता था, इसलिए चारों नाचार मेरे वालिदैन मुझे अपने साथ सुलाते थे। लेकिन वो मुझे अपने साथ पलंग पर नहीं सुलाते थे, बल्कि उन्होंने मेरे सोने के लिए एक छोटी सी चारपाई बनवाई हुई थी जहाँ पर मैं सोती थी, जबकि पलंग पर मेरे वालिदैन सोते थे। कुछ अरसा बाद मेरे वालिदैन ने मुझे एक अलहदा कमरा दे दिया। एक दिन मेरी सबसे बड़ी भाभी, जो कि फैज़ भाई की बीवी और रिश्ते में मेरी कजिन भी लगती थी, इसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे तरफ इशारा करते हुए मुझे एक छोटा सा लेक्चर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब मैं जवान हो रही हूँ और आज के बाद मुझको किसी भी सूरत दोपट्टे को अपने ऊपर से नहीं हटाना चाहिए। और फिर उसके साथ ही मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया, वरना इससे पहले मैं महल्ले में बगैर रोक टोक फिरा करती थी। मुझे स्कूल छोड़ने का काम अब्बा के जिम्मा था। वो मुझे अपने ऑफिस जाते वक्त स्कूल छोड़ जाते थे, जबकि स्कूल से वापसी पर मैं अपनी सहेली नसरीन के साथ आती थी। इसका घर हमारे घर से 1-2 गलियां पहले आता था, जबकि स्कूल हमारे घर से 5-6 गलियां दूर था। मेरे जवानी के दौर का किस्सा है कि इस वक्त मेरी खूबसूरती की सभी तारीफ करते थे और एक दिन की बात है कि हस्बन मामूल छठी के बाद मैं नसरीन के साथ खुशगुपियां करते हुए घर की तरफ लूट रही थी कि इतने में नसरीन का घर आ गया और वो मुझे बाय बाय करते हुए अपने घर में दाखिल हो गई। इसके बाद मुझे 2-3 गलियां और क्रॉस करनी थी तो आगे वाली गली में मेरा घर था। जैसे ही नसरीन मुझे बाय बाय करके अपने घर में दाखिल हुई तो एक लड़का तेजी से आगे बढ़ा और मेरे आगे आगे चलना शुरू हो गया। इसने 1-2 दफ़ा मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने डर के मारे इसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया और चुपचाप सर झुकाकर चलती रही। फिर उसके बाद इस लड़के का ये मामूल बन गया था कि जैसे ही नसरीन अपने घर में दाखिल होती, पता नहीं वो लड़का कहाँ से नाजिल हो जाता और मेरे साथ साथ चलने लगता। शुरू में तो मुझे बहुत उलझन हुई, लेकिन इसके बाद में अंदर ही अंदर में इसका इंतज़ार करने लगी। लेकिन मिसला ये था कि अंदर से मैं बहुत बुज़दिल थी और ख़ासकर मैं भाइयों से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे साफ कह रखा था कि अगर उन्होंने मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुन ली तो वो न सिर्फ ये कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मुझे स्कूल से भी उठवा लेंगे। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए पहले तो मैं इस लड़के को इग्नोर करती रही, लेकिन वो था भी एक ढीठ किस्म का आशिक था। रोज़ मेरे साथ साथ मेरे आगे चलता और मुझसे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करता। कन में डर के मारे इससे कोई बात न करती थी और उसके साथ साथ मुझे अपने भाइयों का भी बहुत डर था। इसलिए मैंने ना तो इस बात का नसरीन और ना ही किसी और से इस लड़के का जिक्र किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी दोस्त नसरीन पेट की बहुत हल्की है और अगर मैं इससे इस लड़के का तज़ुकरा कर देती हूँ तो इसने झट से ये बात सारे स्कूल को बता देनी थी। और इसी स्कूल में फैज़ भाई की साली भी पढ़ती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई स्कैंडल निकले और मुझे स्कूल से हाथ धोने पड़े। लेकिन ताप के भाइयों की धमकियां अपनी जगह, लेकिन मेरे दिल जो हर वक्त मुझे तंग करती रहती थी, और ख़ासकर इस हैंडसम लड़के को तो देखकर अब मुझे भी कुछ होने लगा था। एक दिन मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। वो एक गोरा चिट्टा और क्यूट सा लड़का था जो हमारे स्कूल से आगे एक बॉयज़ कॉलेज में पढ़ता था। कद और उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा होगा। उसकी आंखें सियाह और नाक नक्शा बहुत अच्छा था। मैंने इसे देखा और मन ही मन में इसे पास कर दिया। इसी तरह एक हफ्ता और गुजर गया।
वो रोज़ाना बड़ी बाकायदगी से मेरे साथ साथ मेरे आगे पीछे चलता और जब मैं घर दाखिल हो जाती तो वो भी वापस चला जाता था। एक दिन जब मैं गिल्ली में अकेली जा रही थी तो इसने थोड़ी हिम्मत की और बोला, हेलो, अब कैसी हैं? लेकिन मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और चुपचाप चलती रही। इसी तरह 2-3 दिन और गुजर गए। वो रोज़ मुझसे यही बात करता था लेकिन मैं कोई जवाब ना देती थी। और एक दिन जब मैं इसी गिल्ली दाखिल हुई जो कि आम तौर पर सुनसान ही रहती थी, तो वो एकदम मेरे सामने रुक गया और हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी बात का जवाब तो दो। तो मैंने कहा, हाँ। बोला, क्या बात है? तो वो कहने लगा, शुक्र है अब बोली तो सही, वरना तो मैं समझा था कि आप गूंगी हैं। तब मैंने इससे कहा, तुम रोज क्यों मेरा पीछा करते हो? और चलने लगी तो वो बोला, मैं आपकी इस बात का आपको कल जवाब दूंगा, और मेरे आगे आगे चलने लगा। अगले दिन जब मैं इसी सुनसान गिल्ली में दाखिल हुई तो अचानक वो मेरे साथ साथ चलने लगा और बोला, कल आपने पूछा था ना कि मैं रोज आपका पीछा क्यों करता हूं? तो मैंने इसकी सारी वजह इस खत में लिख दी है, प्लीज इसे पढ़ लो। और उसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर मुझे वो खत देना चाहा, लेकिन मैंने इसको कोई जवाब ना दिया और चुपचाप चलती रही। वो सारा रास्ता मुझे मिन्नतें करता रहा लेकिन मैंने इसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया। इस तरह 3-4 दिन और गुजर गए। वो रोज मुझे खत देने की कोशिश करता और मैं इसकी किसी बात का कोई जवाब न देती थी। असल में मैं इसका खत लेने से इसलिए डरती थी कि कहीं कोई देख ना ले। इस तरह काफी दिन गुजर गए और आखिर एक दिन मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इससे कहा, इस खत में क्या लिखा है? तो इसने बड़े रोमांटिक लहजे में जवाब दिया कि इस खत में मैंने अपना दिल का हाल लिखा है, तुम प्लीज इसे एक बार पढ़ तो लो। इसकी बात सुनकर मैंने सोचा, इसका खत पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, और उससे वो खत वसूल कर लिया। जैसे ही मैंने इसके हाथ से वो खत लिया, वो यूं मेरा शुक्रिया अदा करने लगा कि जैसे मैंने इस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। खैर, मैंने इससे वो खत लिया और सीधा घर आ गई और अपने कमरे में जाकर सबसे पहले इसे लॉक किया और फिर धड़कते दिल के साथ डरते डरते इसका खत खोला। जैसे ही मैंने इसके दिए हुए खत को खोला तो सारा कमरा एक बहुत ही उम्दा से परफ्यूम की खुशबू से महक उठा, जो इसने सारे खत पर छिड़का हुआ था। इतनी अच्छी खुशबू सूंघकर मेरा मूड खुशगवार हो गया और मैंने इसे खोल कर पढ़ा तो इसने लिखा था, मेरी अपनी और बहुत प्यारी शाजिया जी, पता नहीं इसको मेरे नाम का कैसे पता चल गया था। दिल की गहराइयों से आपको मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। फिर आगे लिखा था, सबसे पहले तो आपकी इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने नाजुक हाथों से मेरा खत लिया, और इस वक्त मेरा ये खत आपकी प्यारी प्यारी और सुरमगी आंखों के सामने है। शाजिया जी, यकीन करें ऊपर वाले ने आपको फुर्सत में बैठकर बनाया है और मैं आपके इस मलकूती हसन का दीवाना हूं। जब से मैंने आपको देखा है मैं खुद को भूल गया हूं। पता नहीं आपने मुझ पर किया जादू कर दिया है कि सोते जागते उठते बैठे चलते फिरते बस आप ही की मोहनी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। फिर आगे इसने एक मशहूर गाने का ये शेर लिखा हुआ था, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, कलियों में तुम हो, बहारों में तुम, इस दिल के हर एक नज़ारों में तुम। फिर लिखा था, शाजिया जी, पता नहीं आपकी हुसैन आंखों में क्या जादू है, क्या कशिश है कि मैं हर वक्त उनमें ही गुम रहता हूं। शाजिया जी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। जिस दिन आप नजर नहीं आती हैं वो दिन मेरा बहुत खराब गुजरता है, और जिस दिन आप नजर आ जाती हैं वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होता है। इस तरह की बातों के साथ साथ इसने इस खत में और भी बहुत सारे मोहब्बत भरे शेर लिखे हुए थे जो कि इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, उन अशार का मतलब ये था कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और उसके लिए मैं दुनिया की सबसे हुसैन लड़की थी। और हाँ, खत के साइडों पर बड़े बड़े हाशी भी लगे हुए थे और उन हाशियों के एक तरफ तरतीब के साथ बहुत से सुर्ख रंग के दिल बने हुए थे और उन दिलों में तीर खुबे हुए थे। और आखिर में इसने लिखा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना समीर। इस समीर नामी लड़के का वो खत 4 सफ़हात पर मुश्तमिल था और उसके हर सफ़े पर मोहब्बत भरे डायलॉग लिखे हुए थे जिनको पढ़कर मैं बड़ी मुतासिर हुई थी। समीर के हाथ का लिखा वो खत मैंने बेशुमार दफ़ा पढ़ा और जब मुझे वो खत ज़बानी याद हो गया तो मैंने इसे पुर्जा पुर्जा करके फलश में बहा दिया और फिर सारा दिन समीर के खत के मुंदरजात पर गौर करती रही कि वाकया ही मैं इतनी खूबसूरत हूँ या कि वो ऐसे ही बलफ मार रहा है। इसके साथ ही मैं ड्रेसिंग के सामने स्टूल पर बैठ गई और बड़े गौर से अपना जायजा लेने लगी। इसमें तो कोई शक न था कि मैं एक गोरी चट्टी चमकते हुए रंग और बहुत अच्छे नए नक्श वाली लड़की थी।
और जब मैं चलती थी तो बड़े बड़े लोगों के दिल हल जाते थे। और यूं मेरी इस लड़के से कि जिसका नाम समीर था, इससे दोस्ती की इब्तिदा हो गई। और अब तो वो रोज़ ही मुझे खत देने लगा था, जिसे मैं घर आकर 2-3 दफ़ा पढ़ती थी और फिर इसे फलश में बहा देती थी। पता नहीं वो इतने रोमांटिक अल्फाज कहाँ से ढूंढ कर लिखता था कि जिनको पढ़कर मैं घायल होती जा रही थी। पहले पहले तो इसने अपने खुतूत में बड़ी ही रोमांटिक बातें लिखी थीं कि जिनको पढ़कर मैं सपनों की दुनिया में खो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके खत के मुंदरजात बदलने लगे और अब वो अपने खुतूत में मुझसे मिलने का तकाजा करने लगा, क्योंकि मेरा भी दिल करता था कि मैं इसे अकेले में मिलूं, लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं इसे मिल सकती। इसी तरह दिन गुजरते रहे। अब मैं उसके साथ हल्की फुल्की गुपशप भी लगाने लगी थी और वो खासकर मेरी खूबसूरती की बड़ी तारीफ करता था और ज़बानी भी मिलने की दरख्वास्त करता रहता था, और उसके साथ साथ खत भी जारी थीं जिनमें कि वो मुझसे मिलने का तकाजा करता था। फिर कुछ अरसा बाद समीर के खत का लहजा मज़ीद बदल गया और अब वो प्यार की बातों के साथ साथ मेरे बड़ी तारीफ लिखना शुरू हो गया, जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके साथ साथ अब वो चलते चलते मुझे टच भी कर लेता था और उसका इस तरह से मुझे छूना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे स्कूल से घर के रास्ते में इस सुनसान गिल्ली के नुक्कड़ पर एक ऐसा घर भी पड़ता था कि जिसके आगे एक बाड़ सी लगी हुई थी और इस बाड़ ने इस घर को 3 तरफ से घेर रखा था। उनके मेन गेट से अंदर दाखिल हो तो गेट के साथ ही एक छोटा सा लान था और उस लान के कोने में दर्रेक के 2-3 दरख्त इकट्ठे ही लगे हुए थे, जिनकी वजह से वहां एक छोटी से आड़ सी बन गई थी और उन दरख्तों से हिटकर यानी कि एक साइड पर इस घर का गेट था। इस घर में 2 ही लोग रहते थे, एक मियाँ और एक इसकी बीवी, और ये दोनों ही खासे बूढ़े थे। मर्द तो काम के लिए सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता था, जबकि खातून घर में ही अकेली ही रहती थी। उनके बच्चे अगर थे भी तो वो उनके साथ नहीं रहते थे। ये बातें मुझे समीर ने बताई थीं। हुआ यूं कि स्कूल से वापसी पर हस्म मामूल उसने मिलने की तकरार की, तो मैंने भी इसे रोज़ वाली बात की कि तुम तो जानते ही कि मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल है। तब वो कहने लगा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मुझसे यहाँ ही मिल लो। तो मैंने कहा रोज़ तो मिलती हूँ। तो वो बड़े ही हसरत भरे लहजे में बोला, नहीं ऐसे नहीं ना मेरी जान, मैं तुमसे गिले मलना चाहता हूँ। वो जालिम बातें ऐसी कर रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि अभी मैं इसको अपने सीने से लगा लूं, लेकिन मेरे लिए मसला ये था कि मैं किसी भी सूरत ऐसा ना कर सकती थी। और जब मैंने इससे ये बात की तो वो कहने लगा, अच्छा अगर तुमको मैं इस गिल्ली में ही मिलने को कहूँ तो मैंने इसको कहा कि इस गिल्ली में तो हम रोज़ाना ही मिलते हैं। तब इसने इस बाड़ वाले घर के बारे में तफसील के साथ बतलाया और साथ ही इसकी निशानदेही भी की। तो मैंने इसको बोला पहले मैं खुद इस बारे में जान लूँ तब ही कुछ फैसला करूँगी। तो वो बोला, जान मैं सच कह रहा हूँ, और वैसे भी वहाँ हमने बस एक बार गिले तो मलना है। लेकिन मैंने इसे बगैर तहकीक के मिलने से साफ इनकार कर दिया और बोली जब तक मैं खुद तसल्ली न कर लूँ मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊँगी। तो वो मान गया और बोला, लेकिन प्लीज अपनी तहकीक जल्दी करना कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसकी बात सुनकर मैंने हान में सर हिला दिया। अगले 2-3 दिन मैंने बड़े तरीके से अपनी क्लास फेलोज से इस जगह के बारे में मालूमात ली। तो जिस तरह समीर ने इस जगह के बारे में बतलाया था वो जगह वैसी ही निकली। अच्छी तरह तहकीक करने के बाद मैंने इस जगह समीर से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। अगले दिन जब मैं स्कूल से निकली तो गर्मी बड़े जोर की पड़ रही थी और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां होने में अभी 1 महीना बाकी था। समीर को मैंने एक दिन पहले ही इस जगह मिलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। चुनांचे इस दिन प्रोग्राम के मुताबिक मैं जल्दी ही स्कूल से बाहर आ गई और नसरीन का इंतजार करने लगी और उधर उधर देखा तो थोड़ा आगे मुझे समीर नजर आया और उसने इशारे से बतलाया कि वो इसी बाड़ वाली जगह दरख्तों के पास ही होगा, मैं सीधी वहां आ जाऊं। मैंने इसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। मेरा इशारा देखकर वो वापस मुड़ा और चला गया। नसरीन से अलविदा होकर चलते हुए मैं इसी सुनसान गिल्ली में पहुंची जिसके कोने पर वो बाड़ वाला घर था। मैं कुनाखों से सारी गिल्ली का जायजा लेते लेते जब इस बाड़ वाले घर के करीब पहुंची तो मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। गेट के करीब पहुंचकर अचानक मेरा स्कूल बैग जमीन पर गिर गया और ये मैंने जानबूझकर किया था। चुनांचे में बैग उठाने के लिए नीचे झुकी और इसी बहाने मैंने एक दफा फिर सारा गिल्ली पर नजर डाली तो हस्बन साबिक मुझे वो गिल्ली वीरान नजर आई। ये देखकर मैं जल्दी से उठी और गेट जो कि हर वक्त खुला ही रहता था मैं उनके अंदर दाखिल हो गई। सामने ही दरख्तों के पास समीर खड़ा था और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था।
मैंने सर हिलाया और दबे पांव उन दरख्तों के पास पहुंच गई और फिर हम दोनों जुड़े हुए दरख्तों के दूसरी तरफ हो गए। अब पोजीशन ये थी कि एक तरफ 3-4 दरख्त इकट्ठे खड़े थे और उन दरख्तों के सामने घनी बाड़ थी। उन दरख्तों और बाड़ के दरमियान एक तंग सी जगह थी जहां इस वक्त में और समीर खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाड़ और दरख्तों के एक साइड पर एक पुतली सी गिली नुमा रास्ता था और इस रास्ते से होकर हम इस जगह तक पहुंचे थे। इस तरह हमारे 3 अतराफ में कुदरती तौर पर एक महफूज सी जगह बन गई थी। चौथी जगह खाली थी लेकिन वो इतनी तंग थी कि अगर कोई दरख्तों की आड़ में हो जाए तो दूर से कुछ नजर न आता था। वहां पहुंचकर मैंने एक दफा फिर चारों अतराफ का जायजा लिया और फिर मुतमईन हो गई और समीर से पूछा कि इसने ये जगह कैसे ढूंढी। मेरी बात सुनकर समीर ने मेरी आंखों में आंखें डालें और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, मोहब्बत सब करवाती है मेरी जान। और उसके साथ ही इसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया तो मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। इसे इस तरह जिगरपाश नजरों से देखते हुए देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपना सर झुका लिया। मेरी इस अदा पर समीर तो मर ही गया और उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह के नीचे रखा और फिर मेरा मुंह ऊपर करके बोला, मेरी तरफ देखो ना मेरी जान। तो मैंने इसको जवाब दिया कि मुझे शर्म आ रही है। तब वो आगे बढ़ा और अपना मुंह मेरे गालों के करीब करके बोला, शाजिया जी अगर इजाजत हो तो मैं आपके शर्म से लाल होते हुए गाल पर एक बोसा दूं। मैं कुछ ना बोली तो इसने इस बात को मेरी रजामंदी समझा और आगे बढ़कर इसने मेरे गालों पर एक बोसा दिया और मैं इधर उधर देखती हुए वहां से बाहर निकल गई। इस दिन जब मैं घर पहुंची तो मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन स्कूल से वापसी पर हस्ब मामूल समीर मुझे मिला और मुझे दोबारा से वहां जाने का बोला। मैं तो पहले से ही तैयार थी, इसलिए थोड़े से नाज नखरे के बाद मैंने इसे कहा कि वो पहले वहां पहुंचे, मैं आती हूं, क्योंकि अब हमारा तकल्लुफ काफी हद तक कम बल्कि खत्म हो चुका था। इसलिए जैसे ही मैं दरख्तों के पास पहुंची तो समीर ने आगे बढ़कर मुझे अपने गिले से लगा लिया और जज्बात होकर बोला, शाजिया मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फिर मैंने खुद को इससे अलग किया और हम वापस आ गए। इसी तरह इस हफ्ते में हमने इस बाड़ वाले घर में 2-3 और मुलाकातें की। फिर एक दिन का जिक्र है कि हस्म प्रोग्राम समीर पहले ही दरख्तों के पास मौजूद था और जैसे ही मैं गेट उबूर करके दरख्तों के पास पहुंची तो अचानक एक औरत के आवाज ने मुझे ललकारा और बोली, ठहर जाओ, घर से तुम पढ़ने आती हो और यहाँ आकर यार के साथ मलती हो, तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है। मैंने आवाज की समत निगाह की तो देखा कि दरख्तों के एन सामने एक खिड़की थी जिसके आगे जाली लगी हुई थी और ये आवाज इसी जाली में से आ रही थी। हैरत की बात यह है कि इससे कबल मैंने इस जाली को नहीं देखा था। शायद मोहब्बत ने उधर देखने ही ना दिया था। उधर खातून के मुंह से बातों का एक सैलाब निकल रहा था और लम्हा ब लम्हा खातून की आवाज बुलंद हो रही थी। उधर जैसे ही मैंने इस खातून जो कि यकीनन मालिक मकान थी उसकी आवाज़ सुनी तो मैं एक सकते में आ गई और मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे काटो तो लहू नहीं। मेरी ये हालत देखकर समीर एकदम आगे बढ़ा और उसने मुझे कंधे से पकड़ा और इसे जोर से हिलाकर बोला, शाजिया भागो। समीर की आवाज़ सुनकर मैं एकदम होश में आ गई और मैंने वहां से दौड़ लगा दी और गिरती पड़ती घर पहुंच गई और घर पहुंचकर भी बड़ी खौफजदाओं के कहीं इस बुढ़िया ने मुझे पहचान ना लिया हो और दिल ही दिल में खुद को कोसती रही कि मेरा पहले इस खिड़की की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया था। अगले दिन जब मेरी समीर से मुलाकात हुई तो हम सारे रास्ता इसी हादसा के बारे में बातें करते रहे और दूसरी बात यह कि मैंने इस गिल्ली का रास्ता तब्दील कर लिया और अब मैं एक और गिल्ली की तरफ से घर जाने लगी। ये गिल्ली घर से थोड़ा दूर तो पड़ती थी लेकिन मैं इस बात पर खौफजदा थी कि किसी दिन वो बुढ़िया अपने गेट में ना खड़ी मिल जाए। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए और घर में भी खैरियत रही तो मेरा डर कुछ कम हुआ, वरना तो अंदर अंदर मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं वो बुढ़िया हमारे घर ना आ जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ ना हुआ तो मेरा डर कुछ कम हुआ। समीर से हस्म मामूल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। एक दिन मेरे साथ चलते चलते समीर बोला, शाजिया जी आज तो आप बड़ी ही क्यूट लग रही हो, आज तुम मुझ पर बड़ा जुल्म ढा रहे हो। इसकी बात सुनकर मैंने कुन अखियों से अपनी तरफ देखा तो मैं वैसी की वैसी ही थी। ये देखकर मैंने इससे कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो। फिर इसने कहा, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं और आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। समीर की बात सुनकर मैंने एक ठंडी सांस भरी और बोली, क्या करूं समीर, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है पर क्या हो सकता है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी जान, बस तुम्हारी इजाजत दरकार है।
इस पर मैंने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और कहा कि मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं। इस पर वो बोला, मेरा एक दोस्त है, वो और उसके सारे घर वाले मरी की सैर को जा रहे हैं और घर की चाबी मेरे हवाले कर गए हैं ताकि पीछे से मैं उनके घर की देखभाल करूं। इसलिए कुछ दिनों के लिए मेरे दोस्त का घर बिल्कुल खाली होगा और अगर आप कहो तो हम वहां मिल सकते हैं। वहां आपके और मेरे अलावा कोई ना होगा, हम तुम होंगे। और फिर इसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और प्यार भरे लहजे में कहने लगा, शाजिया जी, मैं आपके साथ अपने जिंदगी के कुछ लम्हे जीना चाहता हूं। सच्ची बात तो यह है कि मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं समीर की बाहों में जाऊं, लेकिन इस पर मैं अपने इन जज्बात का इजहार नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने इसको समझाते हुए कहा कि देखो ना, अभी कुछ दिन पहले ही तो हम बाल बच्चे हैं, इसलिए मैं मजीद रिस्क नहीं लेना चाहती और उसकी मिलने वाली बात सख्ती से रद्द कर दी। इसने मेरी बात सुनकर हाँ में सर तो हिला दिया, लेकिन इसने हार नहीं मानी और अगले 2-3 दिन वो हस्म मामूल मेरी मिन्नतें करता रहा। अंदर अंदर से दिल मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन मैं इस पर जाहिर ना करना चाहती थी। खैर, एक दिन इसने हद ही कर दी और बोला, शाजिया, तुम किस कदर खटवर दिल हो, मैं तुम्हारे लिए जीता मरता हूं और तुम हो कि मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करवाती हो। और फिर इसने अपनी मोहब्बत के बारे में बड़ी ही जज्बात सी बातें की, जिन्हें सुनकर मैं पिघल सी गई और उसकी बातें सुनकर मेरे ज़ब्त का बंधन भी टूट गया और मैंने मिलने का प्रोग्राम बना लिया और इससे पूछा कि क्या गारंटी है कि तुम्हारे दोस्त के घर में और कोई ना होगा। मुझे नीम रजामंद देखकर उसकी तो बाछें खिल गईं और वो कहने लगा, मेरी जान, जैसा कि मैंने तुमको बताया है कि दोस्त के सारे घर वाले सिर के लिए मरी गए हुए हैं। और फिर वो बड़े अच्छे लहजे में कहने लगा कि मेरी जान, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गारंटी तो मैं खुद हूं, तुम्हारा समीर जानी, तुम्हारा आशिक, जिसकी जान तुम में अटकी हुई है और जो तुम पर जीता मरता है। समीर की ये बात मेरे दिल को लगी और यूं मैं इसके साथ जाने के लिए रजामंद हो गई और उससे कहा, प्लीज कल अच्छी तरह से चेक करके आना कि वहां आसपास किसी किस्म का कोई खतरा तो नहीं होगा ना। इतने में वो गिल्ली खत्म हो गई और हम एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अगले दिन इसने मुझे आल ओके की रिपोर्ट दी और फिर इसने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस बात का भी यकीन दिला दिया कि मेरे वहां जाने से कोई खतरा ना है और ना ही कुछ होगा, बस हम दोनों सुकून से थोड़ी सी देर बैठकर गुपशप लगा सकेंगे और अपने मुस्तकबिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि शादी के बाद क्या करना है, वगैरह वगैरह। मैंने समीर की ये बातें बड़े गौर से सुने और फिर अगले दिन मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ और फिर हम अगले दिन का प्रोग्राम तय करने लगे। थोड़ी सी बहस और तमहीद के बाद ये प्रोग्राम बना कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, हाँ अब्बा के सामने गेट के अंदर दाखिल होंगी और फिर कोई बहाना बनाकर बाहर आ जाऊंगी, जहां पर समीर रिक्शा लेकर पहले से तैयार खड़ा होगा और मैं उसके साथ रिक्शा में बैठकर उसके साथ चली जाऊंगी और छठी के टाइम वापस घर आ जाऊंगी। ये प्रोग्राम तय करके वो तो सब आने का कहकर चला गया। मुझे इस रात नींद नहीं आई अगले दिन का सोच कर। जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई थी, लेकिन इस रात ख्वाबों में भी मुझे हर तरफ समीर ही नजर आता रहा। इस तरह किसी न किसी तरह रात गुजर ही गई, लेकिन अगले दिन बहुत सब मेरी आंख खिल गई और मुझे फिर से समीर याद आ गया। अचानक मेरी निगाह घड़ी की तरफ पड़ गई और देखा तो मेरे स्कूल जाने का टाइम करीब आ गया था। चुनांचे में जल्दी तैयार हुई और खाने की टेबल पर पहुंच गई। मैं नाश्ता कर रही थी कि अचानक अम्मा ने मेरी तरफ देखकर कहा, शाजिया, खैर तो है? ये तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं हो। अम्मा की बात सुनकर मैं घबरा गई और बोली, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि आज इकट्ठे ही 2-3 टेस्ट हैं, इसलिए उनकी तैयारी में रात देर तक जागना पड़ा। तो मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, बेटी पढ़ो ज़रूर, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। और फिर इसी तरह की बातों में अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैंने नाश्ता किया और फिर वॉशरूम का बहाना करके वहां से उठी और जाकर वॉशरूम में घुस गई और जानबूझकर वहां पर काफी देर लगा दी। और फिर मेरे अंदाजे के मुताबिक अम्मा ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, बेटा जल्दी करो, तुम्हारे अब्बा दफ्तर से लेट हो रहे हैं। अम्मा की बात सुन कर मैंने बस आई कहा और बाहर निकल आई। गैरेज में अब्बा गाड़ी स्टार्ट करके मेरे ही इंतजार में खड़े थे। जैसे ही मैं सीट पर बैठी तो अब्बा ने गाड़ी चला दी और बोले, सॉरी बेटा, मैं ऑफिस से काफी लेट हो गया हूं, इसलिए मैं आपको स्कूल के गेट के आगे नहीं उतार सकूंगा, इसलिए आज आपको सड़क के पास ही उतरना पड़ेगा। अब्बा की बात सुनकर मैं अंदर से खुश हो गई, क्योंकि यही तो मैं चाहती थी कि अब्बा मुझे गेट के पास न उतारें कि इस तरह कोई ना कोई क्लास फेलो मिल जाती थी और स्कूल से निकलना मुश्किल हो जाना था। जबकि सड़क पर उतारने से मुझे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता था, क्योंकि हमारा स्कूल मेन स्ट्रीट से थोड़ा आगे था।
चुनांचे अब्बा ने मुझे सड़क पर उतारा और कब्ल उसके कि मैं खिड़की के पास खड़ी होकर उनको बाय बाय करती रही। जैसे ही अब्बा की गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल हुई तो खुद ब खुद मेरी निगाह इस तरफ उठ गई कि जहां मैंने समीर को खड़ा होने के लिए कहा था। देखा तो ऐन इसी जगह समीर रिक्शा लिए खड़ा था। जैसे ही हमारी आंखें चार हुईं, इसने रिक्शे की तरफ इशारा किया और खुद रिक्शा में बैठ गया। मैंने उधर उधर देखा और चलते हुए रिक्शा के करीब पहुंची और फिर एकदम से रिक्शे में बैठ गई। मेरे बैठते ही रिक्शा चल पड़ा और कोई 4-5 मिनट की मुसाफत के बाद वो रिक्शा एक ज़ेरे तामीर मकान के पास जाकर रुक गया। समीर ने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। चुनांचे रिक्शा से उतरने से पहले मैंने अपने स्कूल बैग में हाथ डाला और इसमें से एक बड़ी सी चादर निकाली और रिक्शे से निकलने से पहले पहले मैंने इस चादर से खुद को अच्छी तरह न सिर्फ ढांप लिया बल्कि अपने चेहरे को भी छुपा लिया था। ये सब करने के बाद मैं रिक्शा से बाहर आ गई और समीर के पीछे पीछे चल पड़ी और आने वाले वाकयात का तसव्वुर करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था। 2-3 गलियां घूमने बाद कर समीर थोड़ा रुका और जब मैं इसके करीब पहुंची तो वो कहने लगा, वो सामने सब्ज गेट वाला घर है, मैं जाकर ताला खोलता हूं, तुम बेधड़क अंदर आ जाना। इसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया और वो मेरे आगे तेज तेज चलता हुआ सब्ज गेट वाले मकान के करीब पहुंचकर उसका ताला खोलने लगा। समीर गेट का लॉक खोलकर घर में दाखिल हो गया, जबकि इस वक्त में इससे थोड़े फासले पर थी और धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। इसके साथ साथ मेरा दिल धक धक कर रहा था, डर भी लग रहा था और समीर से मिलना का शौक भी था। मेरा एक दिल कह रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, अगर कोई मिसला बन गया तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दूसरी तरफ मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था और इस तरह मैं अपने आप से लड़ती हुई सब्ज गेट वाले घर के पास पहुंचकर रुक गई और कुन अखियों से आसपास का जायजा लिया। गिल्ली में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अंदर से मुझे समीर की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, जल्दी से अंदर आ जाओ, और मैं कुछ हिचकिचाहट के बाद गेट के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं गेट के अंदर दाखिल हुई, समीर ने आगे बढ़कर गेट को बंद कर लिया और लॉक करने के बाद बोला, थैंक यू, और मुझे अपने गिले से लगा लिया। डरो नहीं, मेरी जान में हूं ना, कुछ नहीं होगा, बस हम थोड़ी बातें करेंगे। समीर की बातें सुनकर और उसके साथ गिले मिलते ही मेरी सारी सोचें दूर हो गईं। लेकिन पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ अभी तक मेरे अंदर कुंडली मारे बैठा हुआ था। उधर समीर ने मुझे थोड़ी देर के लिए गिले से लगाया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, आओ चल, और मुझे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। इस ड्राइंग रूम में वाल टू वाल कालीन था और वो बड़ी अच्छी तरह से सजा हुआ था। समीर ने मुझे एक तरफ सोफे पर बैठने को कहा और खुद मेरे सामने खड़ा होकर बोला, क्या पियोगी? तो मैंने उधर उधर देखते हुए कहा, कुछ नहीं समीर, और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो वो कहने लगा, मेरी जान, डर तुमको इसलिए लग रहा है कि तुमको अभी तक इस बाड़ वाले घर का वाकया नहीं भूला। फिर वो मेरे सामने बैठ गया और बोला, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, मेरे होते हुए तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो उठा और ये कहते हुए चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, और कुछ ही देर बाद वो कोक की 2 बोतलें ले आया। हमने कोक पी और वो मुझसे कहना लगा, आओ मैं तुमको ये घर दिखाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उसके साथ चल पड़ी। घर की गैलरी से होते हुए वो मुझे लेकर एक कमरे में चला गया।